सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये कहाँ पे लगाया गया। तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद का ही एक स्टार्टअप है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज। तो इसके साथ मिलकर के गोल्ड सिक्का ने अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम है और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। गोल्ड सिक्का ये सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली एक कंपनी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, इस एटीएम से सोने के सिक्के निकलेंगे। मतलब इस एटीएम के जरिए आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हो। तो इस एटीएम को गोल्ड सिक्का के हेड ऑफिस अशोक रघुपति चैम्बर्स, प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन, बेगम पेट में लगाया गया। और इस एटीएम की जो क्षमता है 5 किलो सोना रखने की है। यहाँ से आपको 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक, जैसे कि 0.5 ग्राम का चाहिए, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का या 100 ग्राम तक के सिक्के आप यहाँ से खरीद सकते हो। मतलब इतने ऑप्शन रहेंगे आपके पास। तो याद रखना, ये दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया है। चलो मुझे बताओ, भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे खुला। तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और अभी किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला था। तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, हैदराबाद से आपको याद आएगा, भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे स्थापित होगा। तो आंसर होगा हैदराबाद में। अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है हैदराबाद में ही। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये हैदराबाद में स्थापित हुआ। हैदराबाद में ही स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी भी आपको मिलेगी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची स्टेच्यू है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला। हैदराबाद में ही। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे। वैसे हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संगम अभ्यास का आयोजन हुआ। तो आंसर होगा अमेरिका। तो ये है संगम अभ्यास एक्सरसाइज जो कि भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में हुआ 1 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक। ये इसका 7वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ। गोवा में हुआ। इसका जो पहला संस्करण है यानी कि पहली बार ये कब हुआ था 1994 में हुआ था। अच्छा, अमेरिका से आपको याद आया होगा, अभी याद आ रहा होगा कि यार अभी अमेरिका के साथ हमने कुछ एक्सरसाइज भी तो किए थे। कौन कौन से। एक तो युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया था हमने अमेरिका के साथ में। कहाँ पे। उत्तराखंड के औली में। अमेरिका के साथ अभी हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश की बकलोह में। और वैसे अभी मालाबार एक्सरसाइज भी किया था, उसमें भारत भी था और अमेरिका भी था। मतलब क्वाड देशों के बीच में होता है ये। और क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और हुआ कहाँ पे। अभी ये नवंबर में हुआ था। ये जापान में हुआ था। तो उसी तरह से आप ये भी याद रखो, अभी हरिमो शक्ति एक्सरसाइज भी तो हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में। कहाँ पे। मलेशिया में। मलेशिया के साथ अभी हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया था। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रा हिंद नाम से एक्सरसाइज भी किया था राजस्थान में। अभी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किया था हमने इंडोनेशिया के साथ में। और गरुड़ एक्सरसाइज हमने फ्रांस के साथ में किया था। वैसे नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज हमने किया था ओमान के साथ में ही। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। 48। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। अच्छा, इसे जारी किसने किया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने, जिसका हेडक्वार्टर भी आप जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जा सकता है एज ए स्टैटिक। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। तो इसमें बात करें, भारत ये 48 नंबर पर रहा है। और इसमें टॉप पर कौन सा देश है। टॉप पे सिंगापुर है, सेकंड पे यूनाइटेड अरब अमीरात है और तीसरे पे है साउथ कोरिया। तो ये भी आप याद रखना। अच्छा, अभी आपको याद होगा
डीजी यात्रा सेवा अभी शुरू की गई है। अभी ये दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के एयरपोर्ट पे शुरू की गई है। क्या होगा इसमें? तो फेस रिकॉग्निशन के आधार पर आपको एंट्री मिलेगी। बोर्डिंग पास वगैरह की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। पढ़ा था हमने। चलो बताओ, अभी सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और क्या आप मुझे बता सकते हो, अभी विस्तारा ये मर्ज हो जाएगा, यानी कि जो विस्तारा एयरलाइन है ये मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी एयर इंडिया में, कब तक? 2024 तक। और सरकार ने 200 नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट भी रखा था, कब तक? 2025 तक। वैसे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये कौन सा बना है? लेह हवाई अड्डा, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। और अभी दिल्ली एयरपोर्ट ये पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना। वैसे अगर पूछें कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, फिर तो आपको ये भी याद होगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया? भगत सिंह जी के नाम पे। और अरुणाचल प्रदेश में भी तीसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। इसका नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। और अभी तो मोदी जी ने देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। कहां पर है ये देवघर हवाई अड्डा? झारखंड में है। और आपको याद है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, इसका उपयोग करके विमान के लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी थी कौन सी? इंडिगो एयरलाइन। कहां पे लैंडिंग कराई गई थी? राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। और कर्नाटक का जो शिवमोग्गा एयरपोर्ट है उसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। वैसे हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना अगर नहीं किया तो, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो एक बार शेयर जरूर करना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे PDF भी आपको इसकी मिल जाएगी। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 5 दिसंबर 2022 को कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अभी कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो आंसर होगा कृषि निवेश पोर्टल। तो हमारे कृषि कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। अभी उन्होंने 5 दिसंबर को ये कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? कृषि में महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देना। अभी 5 दिसंबर को आपको याद होगा विश्व मृदा दिवस के रूप में हमने मनाया था। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपको याद आ रहा होगा कि कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये कहां पे शुरू हुआ? पुणे में। फिर बताओ, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना। और नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? जीवा कार्यक्रम। और 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और पहला राज्य आपसे पूछेंगे तो आंसर होगा सिक्किम। अभी आपको याद होगा सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी। और संभव पोर्टल इसको लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने, जबकि संगम पोर्टल को लॉन्च किया था CBSE ने। अभी अमृत पोर्टल को शुरू किया है नीति आयोग ने, जबकि समाधान पोर्टल पूछेंगे तो इसको UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शुरू किया था। और अधिगम योजना की बात करेंगे तो हरियाणा ने इसको शुरू किया था, लैपटॉप बांटने के लिए थी। और नॉलेज पोर्टल किसने शुरू किया था? KVIC ने, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने। तो ये पॉइंट्स भी आप इससे याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे महंगा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा सिंगापुर और न्यूयॉर्क। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, और इसे जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इस लिस्ट में बताया गया कि दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इस बार पहले स्थान पे 2 जने हैं, एक तो सिंगापुर और एक न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। ये तो सबसे महंगे शहर हो गए। सबसे सस्ता शहर कौन सा है, यानी कि सबसे लास्ट पे कौन है? 172 नंबर पे दमिश्क है।
ये सीरिया का शहर है। वैसे भारत के बारे में आप जानना चाहते हो तो आपको बता दूं कि भारत का कोई भी शहर टॉप 100 में तो नहीं है। इस पूरी लिस्ट में केवल 3 शहर हैं। बंगलुरु 161 पे है, चेन्नई 164 पे है और अहमदाबाद 165 पर है। आप जानते हो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया था, जिसमें भारत 8वें नंबर पे था और टॉप पे इसमें डेनमार्क और स्वीडन था। अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें भारत 61 नंबर पे था और टॉप पे अमेरिका था। बाकी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 भी आया था, जिसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और इसी तरह से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 135वें स्थान पर ही था। और 135 के बाद आता है 136, तो 136वें स्थान पे है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, जिसमें टॉप पे फिनलैंड है। बाकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत आखिरी स्थान पर है, 180वें स्थान पे इसमें टॉप पर डेनमार्क रहा। आप जानते हो अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। इसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, इसमें भारत 150वें स्थान पर रहा, टॉप पे रहा नॉर्वे। और इसी तरह से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया था, जिसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 132वें स्थान पे था। तो इसी तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, ये भी 2022 में जारी हुए थे, इनकी रैंकिंग याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी दिसंबर 2022 में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहली बार दिव्यांग कलाकारों के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। किसने किया आयोजन? हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर दिव्यांग कलाकारों ने अपनी जो भी उत्पाद है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई। और आपको बताए राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली दिव्य कला मेले की, जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अगर मैं आपसे पूछूं खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, या फिर आपसे पूछूं बंगस आवाम मेले का आयोजन, तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। और आपसे पूछूं अंबुबाजी का मेला कहाँ पे लगता है, ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, असम में है ये। अभी 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में, जिसमें थीम स्टेट तो जम्मू कश्मीर था और पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। और अभी पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। वैसे पुष्कर मेले का आयोजन होता है राजस्थान में, लेकिन एक पुष्कर फेस्टिवल अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर करना जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आपके नई दिल्ली में ही अभी 13वें फिक्की वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भी हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। अभी 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ये भी नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। अभी नवंबर में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये भी हुआ था नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहन मानसीगनी को। ये पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, नाम से ही क्लियर है। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यवसायी हैं ये मोहन मानसीगनी, जिनको लंदन के बकिंगम पैलेस में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों मिला? तो स्वास्थ्य सेवाओं में उनके द्वारा किए गए धर्मार्थ सेवाओं को मान्यता देने के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। आपको याद है अभी फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? राजेंद्र पवार को। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार मिला है रवि कुमार सागर को। तो 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी 5 दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा 5वां। तो यूरोपियन संघ
और भारत के बीच में प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का ये कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 5वां संस्करण। ये भी 5 दिसंबर 2022 को हुआ। उद्देश्य क्या है? भारत और यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, उनके बीच में डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके बीच में व्यापार को, निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। देखो, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। आपको याद है अभी यूरोपियन यूनियन की संसद की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। किसके बाद बनी है? डेविड सासोली के बाद, जिनका निधन हो गया था। इसमें कितने देश आते हैं, मतलब कितने सदस्य देश हैं इसके? 27 सदस्य देश हैं। और अभी कुछ समय पहले कौन सा देश इससे अलग हुआ था? ब्रिटेन। और इसी के अलग हुए बोलते हैं ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन हो गया एग्जिट। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। यहीं पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। और आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा कौन? यूरोपियन यूनियन। और उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जॉन मैकफॉल। ये ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है। और इसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा था कि वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अभी यूरो को करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? क्रोएशिया। G20 में एक तो 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता है। और 2022 में इसकी अध्यक्षता की है इंडोनेशिया ने। और 2023 में इसकी अध्यक्षता है भारत के पास में, जिसकी थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अच्छा, वैसे यूरोपियन यूनियन से एक और पॉइंट आपको याद दिला दूं, इसने दुनिया के पहले सिंगल चार्ज नियम को भी मंजूरी दे दी है। मतलब अब पूरे यूरोप में स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, कैमरा हो गया, इन सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा। कब तक ऐसा कर लेंगे? ये 2024 के अंत तक। ध्यान रखना ये भी। अब बढ़ते आगे। आपको याद है अभी भारत में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एस.एस. राजामौली ने। तो फिल्म निर्माता एस.एस. राजामौली ने अभी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR मूवी जो इन्होंने बनाई थी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया था। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। इनकी ही पहली फिल्म थी ये पथेर पांचाली, 1955 में आई थी। आप जानते हो 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? आशा पारेख ने। और अभी ऑस्कर 2022 की बात करें जो कि इसका 94 नंबर का संस्करण है, इसमें बेस्ट फिल्म रही है कोडा। बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टेन द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में डोमिनिक लेपिएरे का निधन हो गया। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आंसर होगा फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय। तो फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपिएरे का भी निधन हो गया। उन्होंने एक अमेरिकी लेखक थे लेरी कॉलिंस, उनके साथ 6 बुक लिखी थी जिसकी दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा कॉपियां बिकी है। और उनकी ये जो सिटी ऑफ जॉय नाम की बुक थी वे कोलकाता में एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों के बारे में थी। और वहीं फ्रीडम एट मिडनाइट ये भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में थी। ये एक फ्रांसीसी लेखक थे। और आपको पता है भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी थी। और इन्होंने अपनी जो रॉयल्टी है वो गैस पीड़ितों की मदद के लिए दान कर दी थी। और इन्हें 2008 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनका नाम। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2023 से कौन सा देश 1 साल के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर होगा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज, अगर लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF पे आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।